Hello guys, this is Aditi पांडे. वेलकम टू आईएएस पॉइंट. इस चैप्टर का पार्ट 1 ये कृषि चैप्टर है, लेसन 4 जो हमने पढ़ा था कल और इसका कुछ पार्ट बचा हुआ था. तो आइए आज इसे पढ़ते हैं. गन्ना. गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है. यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है. कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है. इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है. ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है. यह चीनी, गुड़, खड़सारी और शीरा बनाने के काम आता है. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य हैं. तिलहन की फसलें. भारत विश्व में सबसे बड़ा तिलहन उत्पादक देश है. देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती हैं. मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, बिनाला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं. इनमें से अधिकतर खाद्य और खाना बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ के तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन यानी श्रृंगार का सामान और उपटन आदि के उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है. मूंगफली खरीफ की फसल है तथा देश के मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी से प्राप्त होता है. आंध्र प्रदेश मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है और इसके बाद तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र दूसरे मुख्य उत्पादक राज्य हैं. अलसी और सरसों रबी की फसलें हैं. तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिणी भारत में रबी की. खरीफ और रबी दोनों ही फसल ऋतुओं में बोई जाती है. चाय की खेती रोपड़ कृषि का एक उदाहरण है. यह एक महत्वपूर्ण पेय पदार्थ की फसल है. जैसा कि आप सब जानते हैं, चाय जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है. महत्वपूर्ण पेय पदार्थ, अक्सर लोग सो के उठते ही चाय चाहिए होती है. सबको ही चाहिए होती है. आई थिंक 80% लोगों को चाय पसंद ही है. तो आइए देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी. इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों से हुई थी. अंग्रेज ही इसे भारत में लाए थे. आज अधिकतर चाय बागानों के मालिक भी भारतीय हैं. चाय का पौधा उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्रों में भली भांति उगाया जाता है. चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है. पाला यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी की आवश्यकता नहीं होती है. वर्ष भर समान रूप से होने वाले वर्षा की बौछारें इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती हैं. चाय एक श्रम सघन उद्योग है. इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए. इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती हैं. चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में से असम, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल हैं. उसके अलावा मेघालय, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा इत्यादि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है. भारत विश्व का अंग्रेजी चाय उत्पादक और निर्यातक देश है. कॉफ़ी. भारत विश्व की लगभग 4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है. भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है, यानी वर्ल्ड फेमस है. हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी. इस किस्म की कॉफ़ी का विश्व भर में अधिक मांग है. इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बूदन पहाड़ियों से हुई थी. आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक और तमिलनाडु में की जाती हैं.
बागवानी फसलें। भारत विश्व में सबसे अधिक फलों और सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के आम, नागपुर और चेरापूंजी के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सेब, नाशपाती इत्यादि विश्व भर में बहुत मांग है इन फलों की। भारत विश्व की लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। भारत का मटर, फूल गोभी, प्याज, बंद गोभी, टमाटर और आलू उत्पादन में प्रमुख स्थान है। जैसा कि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सब्जियों का उत्पादन करने वाला राज्य था वेस्ट बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश तथा तीसरा था मध्य प्रदेश। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये प्रीलिम्स की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। रेशेदार फल, कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली 4 मुख्य रेशेदार फसलें हैं। इनमें से पहली 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े के कोकून से प्राप्त होती है। अखाद्य फसलें, रबड़ भूमध्य रेखीय क्षेत्र की फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में भी उगाई जाती है। इसको 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 सेल्सियस से अधिक तापमान वाली नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। रबड़ एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है जो उद्योगों में प्रयुक्त होता है। इसे मुख्य रूप से केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार, मेघालय आदि पहाड़ियों में उगाया जाता है। प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व भर में 5वां स्थान है। जैसा कि आप ये ग्राफ देख रहे हैं, ये सर्कल ग्राफ है, इसमें बताया गया है प्राकृतिक रबड़ के कैसे उपयोग होते हैं। साइकिल के टायर और ट्यूब में 13.3% का उपयोग रहता है। फिर ऊँट की काठी इत्यादि में 6.0, जूते और चप्पलों में 11.2%, रबड़ की नली और पेटी बनाने में 6.1% तथा रबड़ के फोम बनाने में 5.1%, गद्देदार वस्तुओं में 5.1, अन्य वस्तुओं में 8.7 तथा मोटर गाड़ी के टायर और ट्यूब बनाने में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग होता है। हाँ, तो अब देखते हैं जो मलबरी पेड़ की हरी यहाँ से शुरू करते हैं। रेशेदार फसलें, जैसा आपने पढ़ लिया था, जो मलबरी पेड़ की हरी पत्तियों पर पलता है। रेशम के उत्पादन के लिए हमें एक रेशम का कीड़ा होता है जिसके पालन का उत्पादन किया जाता है। तो रेशम के कीड़े को जो पालने के लिए मतलब उन्हें एक पेड़ पर पाला जाता है एक विशेष परिस्थिति में, जिससे लोग रेशम प्राप्त करते हैं। तो वो जो प्रक्रिया होती है पूरी, उसे सेरीकल्चर कहते हैं। यानी रेशम के कीड़े द्वारा रेशम प्राप्त करने के लिए जो रेशम के कीड़े का पालन होता है उसे सेरीकल्चर कहते हैं। कपास, भारत को कपास के पौधों का मूल स्थान माना जाता है। सूती कपड़ा उद्योग में कपास एक मुख्य कच्चा माल है। कपास उत्पादन में भारत का विश्व भर में 3य स्थान है। दक्कन पठार के शुष्कतर भागों में काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल को उगाने के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन, अमीर और खिली धूप की आवश्यकता होती है। यह खरीफ की फसल है और इसे पककर तैयार होने में लगभग 6 से 8 महीने लग जाते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश आदि कपास के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट की फसल बाढ़ के मैदानों में जल निकास वाली उर्वरक मिट्टी में उगाई जाती है, जहां हर वर्ष बाढ़ से आई नई मिट्टी जमा होती है। इसके बढ़ने के समय उच्च तापमान की आवश्यकता होती है तथा यह
मोस्टली पश्चिम बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा आदि जूट के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। इसका प्रयोग बोरियां, चटाई, रस्सी, तंतु व धागे, गलीचे और दूसरी दस्तकारी की वस्तुएं बनाने हेतु किया जाता है। परंतु नायलॉन इत्यादि की कीमत कम है और इसकी कीमत ज़्यादा होती है, इसीलिए बाज़ार में इसकी मांग कम है। प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया गया है कि भारत में कृषि हजारों वर्षों से की जा रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन के प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति भी मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के एक बहुत बड़े भाग में किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनौती है। 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि में कुछ गंभीर तकनीक और संस्थागत सुधार लाने की आवश्यकता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में संस्थागत सुधार करने के लिए जोतों को चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी आदि समाप्त करने की प्राथमिकता दी गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंटती जा रही है, जिसके लिए चकबंदी करना आवश्यक हो गया था। भूमि सुधार के कानून तो बने हैं, परंतु इन्हें लागू करने में ढील की गई है। 1960 तथा 1970 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों तथा कृषि की सेवा हेतु कई सारी रणनीतियां आरंभ की थी, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गया। इसलिए 1980 तथा 90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इस दिशा में उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदमों में सूखा, बाढ़, चक्रवात, बीमारी के लिए फसल बीमा का प्रावधान, किसानों को कम दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंकों, सहकारी समितियों और बैंकों की स्थापना सम्मिलित करना इत्यादि थे, तथा किसान की अचानक दुर्घटना हो जाने के कारण दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू की गई। आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसानों के लिए मौसम की जानकारी, कृषि कार्यक्रम इत्यादि का प्रसारण किया गया। किसानों को बिचौलियों और दलालों के शोषण से बचाने के लिए न्यूनतम सहायता मूल्य और कुछ महत्वपूर्ण फसलों के लाभदायक खरीद मूल्यों की सरकार खुद ही घोषणा करती है। नेक्स्ट आते हैं कृषि की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और उत्पादन में योगदान। इससे पहले देखते हैं ग्राम दान किसे कहा जाता है। पहला, बाद में विनोबा भावे ने कुछ यात्राएं की तथा अपना यह विचार उन्होंने पूरे भारत देश में फैलाया। कुछ ज़मींदारों ने, जो अनेक गांवों के मालिक थे, भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश भी की। इसे ही ग्राम दान कहा गया था। परंतु कुछ ज़मींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का एक हिस्सा दान किया था। विनोबा भावे द्वारा शुरू किए गए भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति के नाम से बोला गया, क्योंकि इसमें कोई भी लड़ाई या हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था। तो आपका टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। कल हम पार्ट 3 में आगे से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।